तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। जरूरत पड़ी भी क्यों नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि विदेशी शक्तियां थी वो अपने आप को डेवलप कर चुकी थी। तीनों सेनाओं का गठन लगभग हर विदेशी शक्ति अपने यहाँ कर चुकी थी। भारत के पास अभी तक कोई ऐसी सेना नहीं थी कि जिससे विश्व को अपनी शक्ति का एहसास करा सके। पहली बार भारत की बात करते हैं तो नेवी का गठन 1613 ईस्वी में हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ महज 58 व्यक्तियों के साथ एक समुद्री सेना का गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस सेना का नाम रखा मेरीन नेवी। आखिर मेरीन नेवी ही नाम क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो समुद्री सेना थी और समुद्री सेना के नाम क्या कि उन्होंने मेरीन शब्द लगाया, क्योंकि मेरीन शब्द उनके लिए बहुत ही पॉसिबल वर्ड था और ये वर्ड भारतीय समाज के लिए अलग ही पड़ रहा था, क्योंकि वो ब्रिटेन के लोग थे। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता के, अपनी समाज की छाप को भारत में लगातार छोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद समय बीता चला गया। 1685 में इसका नामकरण हुआ, फिर से इसका नाम रखा गया बंबई मेरीन। बंबई समुद्र किनारे बसा हुआ एक प्रवेश द्वार था। उस समय के अकॉर्डिंग ये स्वर्ग था भारत का, क्योंकि वहीं पे लोग आते थे और सबसे अधिक वहीं पे रुकते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते थे उस समय अंग्रेजों को बहुत ही अधिक खूबसूरत लगते थे। यही कारण था कि उन्होंने बंबई मेरीन नेवी का नाम गठन किया और वहीं से शुरुआत होती रही और लगातार बंबई मेरीन का नाम 1834 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। फिर से उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं हम इस नाम को बदल देते हैं और इस नाम के बदलने से शायद फिर से नेवी का इतिहास एक नए इतिहास में लिखा जाए। तो उनके दिमाग में इन्वेंशन हुआ और यहीं से एक और नया नाम उन लोगों ने सोचा। 8 सितंबर 1934 ईस्वी नेवी के लिए एक अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अधिनियम परिषद पारित किया। अब बात करते हैं कि विश्व लेवल पे नेवी कहां से और कब पहचानी गई। विस्तार कब हुआ? तो विस्तार सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चला, उस समय जो नेवी थी उसका विस्तार हो चुका था बहुत ज्यादा। और उस समय जो सेना थी विश्व लेवल पे 2000 होती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। इसके पहले सिर्फ एक सभी देशों के लिए एक नियम लागू किया गया था कि कोई भी अपनी सेना को 2000 से ज़्यादा जल सेना नहीं रख सकता है। लेकिन नियम बदले, समय बदला और इतिहास भी बदल गया। इतिहास बदला तो कैसे? सेना लगातार अपने आप को इंक्रीज कर चुकी थी, सैनिक बढ़े, क्षमता बढ़ी और इतिहास के उन पन्नों को बदल दिया। तो सेकेंड वॉर में बहुत ही जबरदस्त साबित हुई और यहाँ सभी देशों ने अपनी जो 2000 की सेना थी उन्हें बढ़ाकर 30,000 कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय सेना, जो भारतीय इंडियन नेवी थी, वो नाम मात्र की थी। कहते हैं जिस समय भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग हुए उस समय भारत की 1/3 नौसेना पाकिस्तान में जा चुकी थी और उसके भी कई निगेटिव फैक्ट भारत को देखने पड़े। लेकिन भारत ने फिर से अपने आप को बिल्ड किया, क्योंकि शक्तिशाली था देश, न हार मानने का जज्बा था, इतिहास लिखने वाले लोग थे यहाँ पे, इसलिए इतिहास लिखा भी उसने। और आज भी इंडियन नेवी को हम सैल्यूट करते हैं कि इतिहास में अपने आप को स्वर्णिम अक्षरों में लगातार लिखती चली जा रही है। बहुत सारे अटैक्स में उसने भारत का साथ दिया, जब भी वर्ल्ड वार हुए हैं या पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ हो, चाइना युद्ध हुआ हो, उसमें इंडियन नेवी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। भारत सरकार ने नौसेना के लिए तत्काल एक योजना बनाई और योजना बनाने के पहले ही 1 साल बाद ही ब्रिटेन ने 7030 नाम का एक क्रूजर दिल्ली खरीदा। इसके बाद ध्वंसक राजपूत, जिसका नाम रखा गया राणा, और बहुत ही अच्छा नाम था। राणा नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि हमारे यहाँ राणाओं का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। चाहे राणा प्रताप को ले लो, चाहे राणा सांगा को ले लो, चाहे राणा उदय सिंह को ले लो, इनकी 3 पीढ़ियों के नाम के आगे उस ऐतिहासिक नाम को सेना के नाम पे जोड़ दिया गया। तो सैल्यूट करता हूँ उस राणा परिवार को। और फिर बात आई कि अब इतिहास में और कौन से नाम जोड़े जाएं। नाम दिया गोदावरी, जो हमारे भारत की पवित्र नदियां रही हैं। कहते हैं गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं। इस गंगा को लाने से भारत का इतिहास ही बदल गया और भारतीय नौसेना लगातार अपने आप को इंक्रीज करती चली गई। इसके बाद 8000 टन का क्रूजर खरीदा गया, जिसका नाम मैसूर रखा गया, क्योंकि मैसूर से ही एक बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू योद्धा तैयार हुए थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। इसीलिए भारतीय इतिहास में उस मैसूर के नाम को अमर कर दिया गया। 1964 ईस्वी में भारतीय नेवी में वायुयान वाहक ध्वज विक्रांत भी शामिल हो चुका था, जिसे नौसेना का ध्वजपोत भी कहा जाता है। क्रूजर दिल्ली एवं क्रूजर मैसूर 2 स्क्वाड्रन भी भारत के पास आ चुके थे तथा अनेकों फ्रिगेट स्क्वाड्रन भी भारतीय नेवी में शामिल हो चुके थे। और 1965 तक भारत के पास पनडुब्बी का भी आविष्कार हो चुका था। भारत ने पनडुब्बी बनाने की भी कला को सीख लिया था, जो विदेशी शक्तियों के माध्यम से, विदेशी सेना के माध्यम से भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। विदेशी जो हमारी शक्तियां थी उन लोगों ने भारतीय नौसेना को सपोर्ट किया और भारतीय नौसेना ने लगातार अपने आप को सीखने के लिए तत्पर रखा और सीखते सीखते वो लगातार अपने आप को
इन्वेंशन करते चले गए और इतिहास में एक नए नए अस्त्रों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। अगर उसमें बात करें आधुनिक पनडुब्बियों की कि भारत में उस समय आधुनिक पनडुब्बियां कौन कौन सी शामिल हो चुकी थी, कौन कौन से फ्रिगेट थे, तो उसमें नंबर 1 पे आता ब्रह्मपुत्र, फिर ब्यास, फिर बेतवा, जो कि भारत में नदियां थी। उन नदियों के नाम पे ही इन फ्रिगेट्स के नाम रखे गए थे। और तलवार तथा त्रिशूल नए फ्रिगेट भारतीय नेवी में शामिल हो चुके हैं, जिनका निर्माण आधुनिक रीति से भारतीय नेवी ने किया है। कावेरी, कृष्णा और तीर पुराने फ्रिगेट इंडियन नेवी में ही उपस्थित थे और जिनका उपयोग वर्तमान में इंडियन नेवी के जवानों को प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। अब भारत की अगर बात करते हैं सागर मुख 3 नौसेनाएं कौन कौन सी शामिल है भारत के पास। भारतीय इंडियन नेवी ने छोटे नवनिर्माण जहाजों का भी कार्य लगातार अब शुरू कर दिया है और अपने अकॉर्डिंग वो लगातार जहाजों को ढाल रही है, बना रही है। हमारी इंडियन नेवी जो है विश्व लेवल पे एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है। जो 3 सागर मुख प्रतिरक्षा नौकाएं थी उसमें अभय, अक्षय और अजय, ये 3 सागर मुख नौसेनाओं के लिए शामिल किया गया था। अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं कि नेवी प्रशिक्षण कहाँ देती है, तो जामनगर जो गुजरात में है वहां पे इंडियन नेवी का प्रशिक्षण दिया जाता है। और दूसरा है कोचीन, जिसे मालाबार गेट जहां पे है वहीं पर प्रशिक्षण दिया जाता है इंडियन नेवी को, जो कि कोचीन को ही दूसरा नाम अब एर्नाकुलम भी दे दिया गया है। और कोचीन की अगर बात करते हैं, कोची को अरब सागर की महारानी भी कहा जाता है। अगर हम नेवी की भूमिका की बात करते हैं तो इसकी भूमिका तो अविश्वसनीय रही है। इसने जब जब कार्य पड़ा है भारतीय सेना के लिए, भारतीय देश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपने आप को तत्पर किया है, अपने आप को न्यौछावर किया है। और जब भी जरूरत पड़ी है अपनी सेना को लेकर लगातार समुद्र की बीच लहरों में कूदा दिया है और लड़ाइयाँ शुरू कर दी है। कभी आपको अपने आप को लगा है कि आखिर नेवी इतनी अच्छी सेना क्यों है और नेवी के लोग इतने मजबूत क्यों होते हैं? क्या सेना की, मैं किसी स्पेशली सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, सेना सभी मजबूत है, लेकिन नेवी का जो जवान होता है स्पेशली उसको जो समुद्र में जो हवाएं होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनके बीच में रहते रहते वो पत्थर के चट्टानों के तरीके मजबूत हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली चाणक्यपुरी में है। और चाणक्यपुरी नई दिल्ली में ही रखा क्यों गया? क्योंकि इसके पीछे के भी रीजन थे, क्योंकि नेवी जो थी इसके पहले एयरफोर्स आर्मी, उनके भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही रखे जा चुके थे। लेकिन नेवी का भी मुख्यालय दिल्ली क्यों रखा गया, मुंबई क्यों नहीं रखा गया? इसके पीछे के भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट थे, क्योंकि दिल्ली उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हमारे जो विदेश के लोग आए थे, अंग्रेज लोग, उन्होंने दिल्ली को अपना एक अड्डा बना लिया था और यहीं से वो पूरे देश की गतिविधियों का जायजा ले रहे थे। इसके आदर्श वाक्य की अगर बात करें, सम नो वरुणा इसका आदर्श वाक्य है। इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर है नेवी ब्लू, और नेवी ब्लू इसके नाम के अकॉर्डिंग ही उस कलर को डेडिकेट करता है, उस कलर को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। नेवी ब्लू के साथ साथ इसमें एक और कलर मिलता है, उसको व्हाइट कलर बोलते हैं, सफेद, जो कि शांति का प्रतीक है। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर देखा होगा कि नेवी जो होती है वो सफेद वस्त्र ही धारण करती है, और सफेद वस्त्र का मतलब है वो हर समय अपने आप को कफन में लपेटे रहते हैं। और बात करते हैं अगर वर्षगांठ की, तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना का वर्षगांठ मनाई जाती है। ये तो थी इंडियन नेवी के इतिहास के बारे में। अभी बहुत सारी जानकारियां बाकी हैं, तो हमारे वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इंडियन नेवी से संबंधित जो आपको मैं बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। अगर इसके ऑपरेशन फ्लीट की बात करते हैं तो उसमें भी इसके काफ़ी नाम हैं। इसमें विमान वाहक हैं, युद्धपोत हैं, फ्रिगेट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इंडियन नेवी में शामिल की जा चुकी हैं। लगातार इन्वेंशन हो रहे हैं और भारतीय जो नौसेना है वो लगातार अपने आप को शक्तिशाली बनाती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी इस समय अगर बात करें विश्व में, तो विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल हो चुकी है। तो सैल्यूट करते हैं हम इंडियन नेवी को। और भी इनमें बहुत सारे बेड़े शामिल हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। माइन है, काउंटर हैं, पनडुब्बियां हैं। और पनडुब्बियां क्यों रखी गई? क्योंकि समुद्र के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं, समुद्र के अंदर आते हैं, उनके लिए पनडुब्बी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पनडुब्बी के ना रहने से हमारी क्षमता कमज़ोर हो सकती है। इसलिए पनडुब्बी का गठन आजकल विश्व के सभी देशों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। अब बात करेंगे कि अभी तक इंडियन नेवी ने कहां पे युद्ध में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इंडियन नेवी क्यों, विश्व की सारी नेवी की अगर मैं बात करता हूं, लेकिन स्पेशली आज मैं बात करूंगा इंडियन नेवी की। जल सेना ने कहां अपनी शक्ति का परिचय लहराया है। द्वितीय विश्व युद्ध में, इंडिया पाकिस्तान युद्ध में, इंडिया चाइना युद्ध में, उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सोमालिया, भारतीय जल सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सैल्यूट करता हूं मैं इंडियन नेवी को कि ऐसे ऐसे कारनामे को उन्होंने अंजाम दिया है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रही हैं और भविष्य में ये विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में भी शामिल हो जाएंगी। अब बात करते हैं इनकी सेनापति की। इसका सेनापति कौन होता है? तो इसका सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। आखिर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति को ही बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे
तीनों सेनाओं की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, इसीलिए राष्ट्रपति को कमांडर ऑफ चीफ कहा जाता है। अब बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस समय कौन है, तो करमबीर सिंह जी हैं इस समय, जिन्हें हम नौसेना अध्यक्ष कह सकते हैं। इस समय करमबीर सिंह जी को ये सर्विस दी गई है, वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं नेवी के लिए। अगर वाइस एडमिरल की बात करते हैं तो जी अशोक कुमार जी हैं इस समय वर्तमान में वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है सेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए, तो वो अपनी सेवा भी लगातार दे रहे हैं भारतीय नेवी को। अब बात करेंगे नेवी में प्रयुक्त होने वाले वायुयानों की। आखिर भारतीय नेवी ने अपनी सेना में कौन कौन से वायुयान शामिल किए हैं, क्योंकि वायुयान के बिना तो सेना अधूरी है, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, क्योंकि ये वायुयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं युद्ध में और सेना को ताकतवर भी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लड़ाकों की बात करते हैं तो लड़ाकों में इसमें आता है MiG-29K, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और नेवी को शक्तिशाली बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हेलीकॉप्टर की अगर बात करते हैं तो Ju-28 नंबर 1 पे है, 31C, सी किंग, चेतक, ये सभी हेलीकॉप्टर्स नेवी में शामिल हैं। अगर गश्ती पोस्ट की बात करते हैं कि नेवी में गश्ती पोस्ट कौन कौन से शामिल हैं, तो गश्ती पोस्ट में सबसे पहले आता है IL-38, टॉर्नियर 228, बोइंग P-8 आदि गश्ती पोस्ट में शामिल हैं इंडियन नेवी के तहत। अब बात करेंगे भारतीय नौसेना में कौन कौन से पोस्ट शामिल हैं, क्योंकि पोतों का बहुत बड़ा योगदान होता है, पोतों के लिए नेवी जानी जाती है और जिस देश के पास ज्यादा अच्छे पोत होंगे वो सेना उतनी ही शक्तिशाली बन पाएगी। तो पोतों की बात करते हैं कौन कौन से इंडियन नेवी में पोस्ट शामिल है। अगर विमान वाहक की बात करते हैं तो उसमें विक्रमादित्य शामिल है, जो विमानों को ले जाता है। विध्वंसक विनाशक की अगर बात करते हैं, कौन कौन से विध्वंसक विनाशक हैं जो विनाश करते हैं दुश्मनों का, दुश्मन की सेना का, इसमें दिल्ली श्रेणी है, राजपूत श्रेणी है तथा कोलकाता श्रेणी भी इसमें अपनी शक्ति को लगातार मनवा रही है। अब बात करेंगे कि इंडियन नेवी में पनडुब्बियां कौन कौन सी शामिल है, क्योंकि पनडुब्बियों का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, क्योंकि पनडुब्बियां पानी के अंदर रह के भी दुश्मनों पर अपनी नजर रख सकती हैं। तो इसमें सिंधु ध्वज है, सिंधु राज, सिंधु वीर, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु रक्षक, सिंधु राष्ट्र और स्कॉर्पिन श्रेणी मुख्य हैं। तो ये पनडुब्बियां इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही जरूरी काम कर रही हैं। अगर बात करेंगे कि इंडियन नेवी परमाणु पनडुब्बियां कौन कौन सी शामिल हैं, कौन सी शामिल है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो परमाणु पनडुब्बे में अरिहंत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन नेवी के लिए निभा रही है। और अगर गश्त युद्ध पोत की बात करते हैं कि कौन कौन से गश्त युद्ध पोत शामिल है इंडियन नेवी में, तो इसमें शार्दुल केसरी आता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बाद एरावत है, LCPO-35 है, LCPO-33, LCPO-36, LCPO-37, LCPO-38 और LCPO-39 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गश्तयान जो होते हैं छोटे वायुयान, उसमें कौन कौन से शामिल हैं, जो कि एक युद्धक जहाज होते हैं और युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले छोटे होते हैं लेकिन युद्ध में दुश्मन की शक्तियों को लगातार ये कमजोर करते हैं, तो उनके लिए भी हम बताते हैं कि कौन कौन से वो इंडियन नेवी में शामिल हैं। तो इसमें शारदा, सुजाता, सरयू और सुमेधा बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इंडियन नेवी में निभा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा फास्ट अटैक क्राफ्ट की कि कौन कौन से फास्ट अटैक क्राफ्ट जो इंडियन नेवी में शामिल है, जो इंडियन नेवी को लगातार शक्तिशाली बना रहे हैं। उनमें से FAC, T-80, T-81, T-82 ये महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन नेवी के लिए निभा रहे हैं। और लास्ट में मुख्य चीजें आपको बतानी है, जो इसमें रहस्य को छुपा के रखे हैं, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो को पूरा देखिए। और अगर सच्चे देशभक्त हैं तो लोगों तक शेयर करिए, लोगों को अपने भारतीय इतिहास के बारे में बताइए कि भारत में क्या क्या हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के साथ क्या किया, भारतीय सेना का गठन कैसे हुआ। ये सभी टॉपिक आपके लिए एक सच्चा देशभक्त बनाते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्किप मत किया जाए। वीडियो बड़ी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपको अपने ज़मीर से जोड़ के रखेगी कि आपने आज कुछ अलग जाना है। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने देखा होगा, लेकिन समय है अपने आप को जानने का और अपने इतिहास को अपने रियल लाइफ में उतारने का। तो जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि मुख्य बिंदु क्या थे उस समय। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल RD कटारी नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए थे। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि रॉयल इंडियन नेवी जो शब्द था, रॉयल नेवी जो शब्द था, वो शब्द कब हटाया गया। तो रॉयल शब्द को हटाने का इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, भारत आज़ाद हो चुका था, भारत ने फ्रीडम प्राप्त कर ली थी अंग्रेजों से लड़के, और भारत दो राष्ट्रों में भी अलग हो चुका था, भारत और पाकिस्तान। 26 जनवरी 1950 को रॉयल शब्द हटा के इंडियन नेवी रखा गया और यहीं से इंडियन नेवी का नामकरण शुरू हुआ, जिसे हम आज के समय में भारतीय जल सेना कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी जल सेना की क्लास, इंडियन नेवी की क्लास।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी ऐतिहासिक किसी भी घटना में वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको ढूंढ के लाऊं, बहुत बेस्ट तरीके से बेस्ट पार्ट में दूं, बेस्ट कंटेंट दूं, तो आप हमें कमेंट करें। आपके कमेंट को हम देखेंगे, स्वीकार करेंगे और मेहनत करेंगे कि आपको आने वाले समय में सबसे बेस्ट चीज़ दे पाएँ। और बहुत ही जल्द मेरी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, तो उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें। दूसरी चीज़ कि हमारे करंट अफेयर की क्लास भी लगातार आप तक पहुंच रही है, तो करंट अफेयर की क्लास को भी आप लोग लगातार देखिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।